नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। इन दिनों कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा विवाद चल रहा है। इसे लेकर मुझे एक रहीम का दोहा याद आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा है, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, कांटे छाटे स्वान के दो भांति विपरीत। यानी रहीम जी कहते हैं दुष्ट या ओछे यानी गिरे हुए लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे कुत्ता यदि आपसे दुश्मनी कर ले तो काटेगा और यदि प्यार करने लगे तो चाटेगा। ये दोनों ही स्थिति इंसान के लिए ठीक नहीं मानी जा सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आज मैं विशेषण की शुरुआत इस खास दोहे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक संरक्षण से दो बड़े महाअपराध चलते रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत के युवाओं पे पड़ रहा है। पहला महादेव सट्टा गेमिंग ऐप, दूसरा छत्तीसगढ़ में फलता फूलता ड्रग का कारोबार। हाल में ही रायपुर से पाकिस्तान कनेक्शन वाले जो ड्रग पैडलर पकड़ाए हैं, उसका जांच का दायरा इतना व्यापक हो चुका है कि अब 350 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज करने पड़े हैं। और ऐसे ही बुरे धंधों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। इसलिए आज मैंने रहीम के दोहे से इस विशेषण की शुरुआत की। अब आपको मैं इस दोनों ही मुद्दे पे बता रहा हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है और खासकर छत्तीसगढ़ का युवा इन दोनों ही बड़ी सामाजिक बुराइयों से किस तरह से बर्बाद होने की राह में आगे बढ़ रहा है। इसे गहराई से समझने के लिए बात छत्तीसगढ़ के ड्रग कारोबार की, जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन साफ तौर पर सामने आया है, जिसके बारे में शुरुआत में ये जानकारी नहीं थी कि ये गिरोह इतने व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। रायपुर के कमल विहार में 3 अगस्त को पुलिस ने जब दबिश दी तो वहां से 413 ग्राम हेरोइन मिली थी। तब पुलिस की छापेमारी में आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। मुखबिरों से मिले इनपुट के बाद ये छापेमारी की गई थी। कमल विहार की छापेमारी के बाद पुलिस ने धीरे धीरे पूरे सिंडिकेट को धर दबोच लिया, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले लवजीत सिंह उर्फ बंटी, ये पंजाब का रहने वाला था। इसका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन था। ये सिंडिकेट का प्रमुख सरगना बताया जा रहा है। इसी तरह सुबीर श्रीवास्तव जो राजनांदगांव का निवासी था, ये लवजीत के साथ मिलकर सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। इसी तरह राजनांदगांव के नजदीक डोंगरगांव के रहने वाले अश्वंत चंद्रवंशी का नाम सामने आया। चौथी तस्वीर लक्ष्य परिफल राघव उर्फ लव की है। ये कुरियर बॉय का काम करता था। इसी तरह अनिकेत मालाधरे, यह महाराष्ट्र का गोंदिया का रहने वाला है। मनोज सेठ, ये भी सिंडिकेट का एक प्रमुख हैंडलर था। उसके बाद रायपुर के उदया सोसाइटी के मुकेश सिंह की आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये सोशल मीडिया में बाकायदा पेज बनाकर हीरोइन की डिमांड करने वाले ग्राहकों को जानकारी देता था। इसी तरह रायपुर के कुख्यात महोदापारा इलाके का रहने वाला जुनैद खान उर्फ सैफ चीला की तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये कम कीमत पर हेरोइन खरीद कर अपने ग्राहकों को ज्यादा पैसे पर बेचता था। और इसके बाद ये राजविंदर सिंह उर्फ राजू की तस्वीर, ये पाखांजूर का रहने वाला था। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहकर ये हेरोइन बेचने के धंधे को आगे बढ़ाता था। पुलिस ने अभी तक 17 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। बीते 8 महीने से कमल विहार को अड्डा बनाकर ये कारोबार चलता रहा राजधानी रायपुर में। अब जाकर पुलिस का जो जांच का दायरा बढ़ रहा है, वहां 350 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज करने पड़े हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में सामने आ रही है, ये सिंडिकेट गिरोह जिस तरह से काम कर रहा था, ऐसे संकेत मिले हैं कि इसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। वैसे पुलिस को जानकारी 800 संदिग्ध अकाउंट्स की मिली है, जिनके माध्यम से लेन देन होता था। ये सिंडिकेट गिरोह तो रायपुर से पकड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में अभी भी ड्रग का कारोबार चल रहा है। वैसे इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम छत्तीसगढ़ में रायपुर ही था। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जाकर कार्रवाई हो रही है तो धीरे धीरे पड़ते उतर रही है और वो चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं जो इन्हें संरक्षण दिया करते थे। ड्रग के माध्यम से युवाओं को बर्बाद करने के लिए जो साजिश रची गई थी, ये सिर्फ अवैध कारोबार ही नहीं था, बल्कि सीधे सीधे भारत के युवाओं को नर्क में ढकेलने की साजिश थी। ड्रग के कारण पंजाब के युवाओं के कैसे हालात रहे, इसके लिए एक बहुचर्चित फिल्म बनानी पड़ी, उड़ता पंजाब। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी युवाओं को बर्बाद करने के लिए पहले महादेव बैटिंग ऐप के माध्यम से बर्बादी का रास्ता खोला गया और उसके बाद पाकिस्तान के कनेक्शन वाला ये ड्रग सिंडिकेट। जब बात पाकिस्तान की आई गई तो इसमें पुलिस के अलावा इसमें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी एंट्री हो गई है। न केवल आईबी की, बल्कि आईबी के साथ साथ एनसीबी और एटीएस की भी अलग से जांच हो रही है। आईबी के अफसर पुलिस रिमांड पर लाए गए मास्टरमाइंड लवजीत सिंह उर्फ बंटी से तगड़ी पूछताछ कर रही है, जिसके नेटवर्क, सप्लाई और सिंडिकेट से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। आपने एमडीएमए का नाम सुना होगा। इसके 1 डोज यानी 1 ग्राम की कीमत
15,000 रुपए है। जब 15,000 1 ग्राम की कीमत है तो जाहिर तौर पर इसमें रईस घराने की औलादें ही जुड़ी होगी। इसका नशा करने वाले लोग 35 से 40 मिनट तक अपनी सुध-बुध खो देते हैं। MDMA यानी मिथाइलिन डाइऑक्साइड मेथाम्फेटामाइन या इसे मेफेड्रोन या एक्सीटेसी भी कहा जाता है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और जया शाह के व्हाट्सएप चैट से इस MDMA की जानकारी सामने आई थी। ये जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया में आगे बढ़ी तो युवाओं को लगा होगा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जब इतना कीमती नशा करता था तो निश्चित रूप से ये कुछ बेहतर ही होगा। एक तरीके से MDMA का प्रचार भी हुआ। जब प्रचार हुआ तो धंधा भी आगे बढ़ा और इस धंधे में संरक्षण देने वाले राजनेताओं की भी एंट्री हो गई। फिलहाल उनके चेहरे तब बेनकाब होंगे जब पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां उन 800 अकाउंट की पड़ताल करेगी, तभी सही मायने में पूरी पोल खुल के रहेगी। शुरुआती पड़ताल में तो आरोपी सिर्फ 8 महीने से धंधा करना बता रहे हैं, लेकिन हमने अपने सूत्रों से जो पड़ताल की हमें जानकारी मिली कि लंबे समय से रायपुर को सेंटर बनाकर पूरे छत्तीसगढ़ में ये ड्रग का धंधा फैला दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे महादेव सट्टा गेमिंग ऐप की लत लगवा दी गई, बाद में महादेव सट्टा ऑनलाइन गेमिंग के अलावा दूसरे और भी गेमिंग ऐप बना दिए गए। तिल्दा जैसी छोटी सी जगह में अलग अलग नामों से अभी भी महादेव सट्टा की तर्ज पर रिशु ऐप जैसे कई गेमिंग ऐप शुरू करवा दिए गए, जिन्हें साफ तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां साफ तौर पर फर्जी डिग्री का धंधा कर रही है और ऐसे यूनिवर्सिटी चलाने वालों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। कई मामलों में तो राजनेता खुद ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने हुए हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी फर्जी डिग्री लाखों रुपए में वो बेचकर किस तरह से न केवल भारत की प्रतिभाओं का गला घोट रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं। लेकिन आज बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फर्जी डिग्री की नहीं हो रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ के ड्रग माफियाओं के अलावा महादेव सट्टा से कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने की फुल प्रूफ प्लानिंग बाकायदा सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से खुलेआम डंके की चोट पर जारी कर दी गई है और मौजूदा सिस्टम को साफ तौर पर एक तरह से चुनौती दी गई है। रोक सके तो रोक लो। गौर करने वाली बात है कि अकेले छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा महादेव सट्टा के प्रमुख सेंटर पकड़े गए हैं। अकेले भिलाई से करीब 1000 युवा गायब हैं, जिनके बारे में पहले ही दावा किया जा चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव सट्टा जैसे कई और गेमिंग ऐप से ये जुड़े हैं, जिन्हें दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, शुभम सोनी और स्थानीय स्तर पर नेताओं, कारोबारियों और यहां तक पुलिस के अधिकारियों का भी संरक्षण मिलता रहा है। IPL का सीजन हो या कोई और विशेष आयोजन, चुनाव के दौरान ऐप के जरिए प्रतिदिन करोड़ों का दाव लगाया जाता है। वैसे महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल की संलिप्तता जग जाहिर हो चुकी है। पहले EOW और बाद में जब CBI ने भी उनके विरुद्ध FIR दर्ज की, उनके घर पर छापेमारी की, बारीकी से पड़ताल की, तो पता चला महादेव सट्टा के कारोबार के माध्यम से 8000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये घोटाला हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से हुआ, जिसकी जांच CBI और ED दोनों ही बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। यदि मैं इसके फाइनेंशियल और हवाला नेटवर्क की बात करूं तो सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने दुबई में बैठकर इसे ऑपरेट करते हुए रायपुर के सराफा कारोबारी अनिल और सुनील दम्बानी भाइयों की मदद से रायपुर और भिलाई से हवाला के जरिए मोटी रकम विदेश भिजवाई, लगातार भिजवाई। रोजाना नया नया जाल बुना गया। इसके लिए नए नए इंस्टाग्राम ग्रुपों के जरिए युवाओं को जोड़ा गया। बैंक अकाउंट, ID व मोबाइल नंबर लेकर नेटवर्क को बढ़ाया गया, जहां खुलकर राजनीतिक संरक्षण और पुलिस अधिकारियों की भूमिका साफ तौर पर इसमें सामने आई। आज भी कुछ नेता बड़े बड़े लाखों करोड़ों के आयोजन करा रहे हैं। एक प्रभावी विधायक को कितनी तनख्वाह मिलती होगी या किसी राजनेता का आय का स्रोत कितना होता होगा, लेकिन जब नेता पानी की तरह पैसे को बहाते रहे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते रहे, क्योंकि ऐसे सफेद पोश कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे तो बाद में पकड़े जाने का डर भी नहीं है। लेकिन सट्टे का धंधा चलाने वालों से जब पैसे इतने ज्यादा मिलने लगे कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे ही सफेद पोश नेता जो कि संविधान की रक्षा की शपथ
शपथ लेते हैं, इंसानियत के लिए काम करने की दुहाई देते हैं, वही लोग सट्टे का धंधा चलाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं जो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। भूपेश बघेल का नाम कई बार आया, इसे लेकर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए, लेकिन अब जब सत्ता बदल गई है तब मौजूदा सत्ता की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए जब हर रोज नए नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि मौजूदा सरकार की संलिप्तता इसमें है या नहीं। यह प्रश्न हमसे पूछा जाता है, हमारे वीडियो के कमेंट में लोग लिखकर हमसे पूछते हैं, चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, तो हम उन्हें बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बता देना चाहते हैं। किसी भी दल की सरकार हो, यदि अपराध और अपराधी सामने आएंगे तो राष्ट्रबोध का यह जनमंच आपके लिए है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। तो हम ऐसे लोगों को जरूर एक्सपोज करेंगे। फिलहाल महादेव सट्टा के मौजूदा नेटवर्क के बारे में कुछ और नए खुलासे हुए हैं, कुछ और बड़ी जानकारियां मिली है, जिससे भारत के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। सीबीआई की एफआईआर रिपोर्ट जो भूपेश बघेल के नाम लिखी गई है, उसमें भूपेश बघेल के पुराने ओएसडी आशीष वर्मा और उनके पुराने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के अलावा एक अन्य ओएसडी मनीष बंछोर और उनकी परम प्रिय बेहद नजदीकी सुपर सीएम कहलाने वाली उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। पिछले दिनों महादेव सट्टा मामले में जो 60 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें 17 नेताओं, पुलिस अफसर और करीब 150 व्यक्तियों को सम्मन भेजा गया, जांच के लिए तलब किया गया और ये पूछा जा रहा है कि विशेष आयोजनों के लिए भारी भरकम रकम कहां से आई। राजनीतिक कार्यक्रमों में महादेव सट्टा ऐप के संचालकों की मोटी रकम लगी है, ये पैसे कहां से आए। कई फंडिंग और प्रोटेक्शन मनी के सबूत अब सीबीआई को मिले हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता गया, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और भिलाई के ही पुलिसकर्मी नकुल और सहदेव जैसे लोगों के नाम सामने आए। वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन उस बड़ी लिस्ट में निचले कर्मचारी या अधिकारियों की बजाय टॉप क्लास में बैठे हुए बड़े बड़े आईपीएस अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, आनंद छाबड़ा और आशीष बेग जैसे ये वो लोग हैं जिन पर जनता को यकीन था। ऐसा लग रहा था कि सरकार किसी की भी हो, ये तो आईपीएस हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी ईमानदारी बरतेंगे। लेकिन सीबीआई ने इन्हें महादेव सट्टा ऐप चलवाने का दोषी मानते हुए आरोपी बनाया है। आप सोचिए, ऐसे बदहाली के हालात में आखिर जनता जाए तो कहां जाए। अब जाकर जब सीबीआई और ईडी की मजबूती से जांच हो रही है और आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आती है। यहां तक जांच एजेंसियों की गाड़ियों पर हमला भी होता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से भूपेश बघेल के करीबी लोगों ने जांच टीम के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। भिलाई 3 के थाने में कई नामजद कांग्रेस के आरोपी इसमें साफ तौर पर एक्सपोज हुए हैं। इन सब पुराने मामलों की पड़ताल के दौरान बीते दिनों जांच एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए देवेंद्र डडसेना की गिरफ्तारी की। लंबे समय से इसकी तलाश थी, ठीक वैसे ही जैसे रामगोपाल अग्रवाल की तलाश है। ये मौजूदा समय में भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन बीते 2-2.5 सालों से ये लापता है। ये अरबपति व्यापारी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के करीबी देवेंद्र डडसेना को तो पकड़ा गया है, लेकिन इनके अलावा रमेश धनकर, सन्नी अग्रवाल जैसे लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई। कोई रायपुर की लोटस नामक मोबाइल की दुकान है, पता चला है कि यहां से कोई 60-70 आईफोन खरीदे गए थे। कुछ 34 से करोड़ रुपए कच्चे की कार्यालय भवन पहुंचाई गई थी, जिसके बारे में आने वाले दिनों में कुछ बढ़िया और मजबूत खुलासा हम जरूर करेंगे। लेकिन इन नामों के अलावा एक नाम और है, गिरीश देवांगन। ये भूपेश बघेल के बहुत पुराने के साथी रहे हैं, लेकिन एक अपनी अलग ही कांग्रेस खड़ा करना चाहते थे। तभी तो सरकारी पैसों से करीब 132 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य युवा मितान क्लब बनाया गया था। भूपेश बघेल का संरक्षण प्राप्त था। गिरीश देवांगन की भूमिका भी बेहद संदिग्ध रही है। मेरी इनसे मुलाकात 18 जुलाई 2025 को भूपेश बघेल के पदुम नगर वाले निवास में हुई थी। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, तब हमें रोकने की कोशिश की गई थी। कुछ नारेबाजी हो रही थी। नारेबाजी करने वालों के पीछे गिरीश देवांगन
खड़े थे, हालांकि हमसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गिरीश देवांगन उनकी असलियत को भी हम बहुत जल्दी उजागर करेंगे, खासकर ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो मामला ड्रग्स से जुड़ा हो या ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव सट्टा से जुड़ा हो। ऐसे लोग लगातार देश विरोधी ताकतों से उपकृत होते रहे हैं और छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में, भारत के युवाओं को बर्बाद करने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। आज मैंने जिन दो बड़े मुद्दों पर बात की, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ऐसे अपराधों से हमें सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ मेरा यह भी आग्रह है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, तभी राजनीतिक सिस्टम सुधरेगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। यदि आज का अंक अच्छा लगे, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।